स्कोलेडोन के अध्ययन के अंतर्गत हमारी श्रृंखला में आज हमारा तीसरा अध्याय है। स्कोलेडोन के तीसरे भाग में हम स्कोलेडोन में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कोलेडोन में चूंकि जलीय प्राणी है और जल में रहने वाले प्राणी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में उपयोग में लाते हैं, तो स्कोलेडोन भी जल में पूर्णतः घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उस पर निर्भर होता है। इसलिए इनका जो श्वसन है वह जलीय श्वसन कहलाता है। जलीय श्वसन को पूर्ण करने के लिए इनमें वेस्कुलर गिल्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि स्कोलेडोन में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का जब हम अध्ययन करेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जिसे हम दो भागों में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिवाइड करेंगे, और तीसरे पोर्शन के रूप में हम फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यदि हम देखें तो स्कोलेडोन में 5 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये 5 जोड़ी गिल स्लिट्स जो गिल पाउचेज होते हैं उनके अपर्चर होते हैं, और गिल पाउचेज में गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। कंटिका चाप या हायोडिक आर्क जो होती है उसके पीछे ग्रसनी की दोनों ओर की पासर दीवारों में 5-5 क्लोम कोष जो होते हैं वो एक श्रृंखला में स्थित होते हैं। प्रत्येक जो क्लोम कोष्ठ होता है वो एंटेरो पोस्टीरियरली कॉम्प्रेस्ड होता है। यह फेरिंग्स में एक बड़े इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर या आंतरिक क्लोम छिद्र के द्वारा खुलता है तथा बाहर की ओर एक सक्रिय ऊर्ध्वाधर बाह्य क्लोम छिद्र या एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर जिसे हम गिल स्लिट्स कहते हैं उसके द्वारा खुलता है। दो संलग्न जो क्लोम कोष्ठ होते हैं वो एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर तंतु पेशीय विभाजक फाइब्रोमस्कुलर पार्टीशन के द्वारा, जिसे हम इंटरब्रैंकियल या गिल सेप्टम भी कहते हैं, अंतरा क्लोम या क्लोम पट कहते हैं, के द्वारा पूर्णतः पृथक रहते हैं। प्रत्येक क्लोम पट जो होता है वो भीतरी या ग्रसनी सीमा पर क्रस क्लोमरोब्रैंकियल रेज से युक्त एक उपास्थल विसरल गिल आर्च या विसरल क्लोम चाप द्वारा अवलंबित रहती है। प्रत्येक क्लोम पट की जो एपिथेलियम के द्वारा ढका रहता है, इस एपिथेलियम में रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंतु आदि पाए जाते हैं। एक क्लोम पट की जो श्लेष्म झिल्ली होती है उसमें असंख्य 37 पत्तीनुमा वल्लन पाए जाते हैं जो क्लोम पटलिकाओं या क्लोम तंतुओं का निरूपण करते हैं। क्लोम पटलिकाओं या क्लोम तंतुओं का निर्माण करते हैं। इन्हें गिल लैमेली, गिल फिलामेंट्स भी कहते हैं। यही वास्तविक गिल्स प्रॉपर होते हैं। प्रचुर संख्या में इनमें ब्लड कैपिलरीज जो है होती है जो ब्लड की आपूर्ति करती है। प्रत्येक क्लोम पट पर क्लोम पटलिकाओं या गिल लैमेली के 2 समुच्चय पाए जाते हैं। इसे हम इस डायग्राम से और अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। प्रत्येक ये गिल का सेप्टम है यहाँ पे, और गिल सेप्टम पर गिल लैमेली के 2 फ्लैप्स प्रत्येक पे पाए जाते हैं। प्रत्येक समुच्चय गिल लैमेली के 2 समुच्चय इसके एक अग्रतल पर और दूसरा जो है पश्चतल पर स्थित होता है। ये गिल सेप्टम के अग्रतल पर गिल लैमेली का एक समुच्चय और ये इसके पश्चतल पर, अग्रतल पर पश्चतल पर गिल अग्रतल और पश्चतल पर गिल लैमेली के एक समुच्चय पाए जाते हैं। ऐसा जो गिल सेप्टम युक्त संरचना होती है, इस पूरी की पूरी संरचना को हम होलोब्रैंक कहते हैं। प्रत्येक सेट या समुच्चय का केवल आधा भाग जो होता है जिसे अर्ध क्लोम या डेमी ब्रैंक या हेमी ब्रैंक कहते हैं, ये क्लोम चाप में संलग्न दोनों समुच्चयों तथा इनका क्लोम पट से मिलकर एक पूर्ण क्लोम या होलोमर ब्रैंक का निर्माण करता है। यदि हम इस एक गिल बार को देखें तो इसका ये आधा वाला पोर्शन ये डेमी ब्रैंक कहलाता है या हेमी ब्रैंक कहलाता है। इसका पिछला पोर्शन भी हेमी ब्रैंक या डेंगी ब्रैंक कहलाता है। ये दोनों समुच्चय मिलकर के ये कंप्लीट जो है होलो ब्रैंक कहलाते हैं। पश्च अर्ध क्लोम की पटलिकाएं जो होती है आगे वाले अर्ध क्लोम की जो पटलिकाएं होती है उनकी तुलना में अधिक लंबी होती है।
इस प्रकार एक क्लोम कोष्ठ में दो समीपस्थ संलग्न क्लोमों के दो अर्ध क्लोम उपस्थित रहते हैं। ये क्लोम कोष्ठ है, ये दूसरा क्लोम कोष्ठ। एक क्लोम कोष्ठ में यदि हम देखें तो ये दो पास पास स्थित जो गिल हैं, इनके इस गिल का हेमिब्रैंक और पीछे वाले का भी हेमिब्रैंक संलग्न होकर के गिल पोच की संरचना या गिल कोष्ठ की संरचना बनाती है। स्कोलोडोन के हायोइड आर्क को देखें तो एक अर्ध क्लोम होता है इसमें, बाकी सारे के सारे होलोब्रैंक होते। एक हेमिब्रैंक है जो सबसे पहला हायोइडन आर्क से जुड़ा हुआ हायोइडन हेमिब्रैंक कहलाता है। बाकी सारे के सारे जो गिल चाप्स होते हैं वो कंप्लीट होलोब्रैंक होते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ये है बिना गिल सेप्टम या पटलिकाओं के होता है, इसलिए इसको ए ब्रैंक कहा जाता है। स्कोलोडोन और अन्य जितनी भी इलास्मोब्रैंक्स पिछलियां हैं उसमें इंट्राक्लोम सेप्टम जो है, ये इंटरक्लोम सेप्टम का जो पोर्शन है वो आगे की ओर फ्लैप के रूप में निकला हुआ होता है। ये एक्सटर्नल ब्रेंकियल फ्लैप्स कहलाते हैं। ये एक्सटर्नल ब्रेंकियल फ्लैप्स जो होते हैं गिल छिद्रों की रक्षा करने के लिए होते हैं। और इस प्रकार की संरचना जब गिल सेप्टम में पाई जाती है तो इस प्रकार के गिल्स को लेमेलिफॉर्म्स गिल्स कहते हैं, जो अस्थिल मछलियों के क्लोमों की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव माने जाते हैं। अब स्कोलोडोंटो के हायोइड आर्क की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्लोम रंध्र होता है हायोइडन आर्क के पास में एक जो छिद्र होता है उसे स्पाइरेकल कहा जाता है, किंतु स्कोलोडोन में ये बाहर की ओर नहीं खुल करके अंदर ही रह जाता है, इसलिए ये स्पाइरेकल अवशेषी होता है। लेकिन ये अवशेषी जो वेस्टिलियल गिल पाउच इसको माना जाता है। अधिकांश जो इलास्मोब्रैंक फिशेस हैं उसमें स्पाइरेकल में अत्यंत छोटी छोटी क्लोम पटलिकाएं जब उपस्थित होती है तो इस प्रकार को सूडो ब्रैंक या फाल्स गिल्स कहते हैं। यह नेत्र के ठीक पीछे की ओर बाहर की ओर छिद्र के द्वारा इलास्मोब्रैंक्स पे खुलता है, स्कोलोडोन में नहीं खुलता है, इसलिए अवशेषी कहलाता है। ये तो है इसके गिल्स की संरचना और इनकी स्थिति। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की यदि अपन बात करें उससे पहले थोड़ा सा गिल चेम्बर्स और गिल आर्क के बारे में बता देता हूँ। एक गिल जो चेम्बर होता है उसका जो ये सेप्टम है गिल सेप्टम, उसमें ये गिल लैमेली व्यवस्थित है और गिल लैमेली ये अंदर की ओर खुलता है। अब इस गिल लैमेली वाले बार्स को सपोर्ट करने वाले कार्टिलेज के नाम भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो इधर से यदि हम चले तो ये बेसिब्रैंकियल है, हाइपोब्रैंकियल है, फिर सेरेटोब्रैंकियल है, एपीब्रैंकियल है और फेरिंगोब्रैंकियल। ये 1, 2, 3, 4 और 5 कार्टिलेज जो है इसको अवलंबित किए रहते हैं। बेसिब्रैंकियल, हाइपोब्रैंकियल, सेरेटोब्रैंकियल, एपीब्रैंकियल और फेरिंगोब्रैंकियल। ये ब्लड वेसल है डोर्सल एरोटा से निकली हुई, जिसे एपीब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं। ये एपीब्रैंकियल आर्टरीज जो है एफरेंट जो ब्लड वेसल है ये इन गिल्स में रुधिर लाती है और ये इफरेंट वाली यहाँ से रुधिर वापस हार्ट को ले जाती है। तो ये इसकी थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ एसोसिएटेड संरचना और ये इसके नीचे की ओर इसका हार्ट दिखाया गया है। हार्ट में ऊपर वाला ये चेम्बर ओरिकल है, नीचे की ओर वेंट्रिकल है जो कोरेटिकोइड कार्टिलेज के द्वारा अवलंबित रहता है। एक गिल आर्क गिल चेम्बर की संरचना इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित की गई है। एक पूरा का पूरा ये होलोब्रैंक गिल को यदि हम देखें तो उसके दोनों तरफ हमने कहा जो है गिल लैमेली पाए जाते हैं। ये आगे की ओर स्थित गिल लैमेली है और ये पीछे की ओर स्थित गिल लैमेली है। तो इन दोनों को अपन कहेंगे एंटीरियर गिल लैमेली और पोस्टीरियर गिल लैमेली। एंटीरियर और पोस्टीरियर गिल लैमेली यदि ऊपर की ओर चलें तो ये मसल्स का पिंड है और जो एपीब्रैंकियल कार्टिलेज है उसके साथ जुड़े। एपीब्रैंकियल कार्टिलेज के दोनों तरफ एंटीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और पीछे की ओर पोस्टीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती है और यहाँ पे रुधिर लाने वाली एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज इस कार्टिलेज के नीचे की ओर स्थित होती है। इन गिल सेप्टम को नर्व की आपूर्ति करने वाली दो नर्व्स है। आगे की ओर वाली नर्व को अपन प्रीट्रिमेटिक कहते हैं और पीछे की ओर वाली को पोस्ट ट्रिमेटिक कहते हैं। तो प्रीट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक दो नर्व पाई जाती है जो एंटीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और पोस्टीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के साथ साथ गुजरती है। इसके पश्चात इसमें एक न्यूट्रिएंट वेन होती है जो भोज्य पदार्थों की सप्लाई करती है। ये दोनों ही गिल लैमेली हमने पढ़ ही दिए, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये इंटरब्रैंकियल सेप्टम कहलाता है। इंटरब्रैंकियल सेप्टम बाहर की ओर एक्सटर्नल
ब्रेंकियल फ्लैप्स के रूप में बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इनको लैमेलिफॉर्म गिल कहा जाता है और यह एक्स्ट्रा ब्रेंकियल कार्टिलेज के द्वारा अवलंबित रहता है। ये एक होलो ब्रेंक का जो टीएस है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। होलो ब्रेंक के टीएस के पश्चात जब हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उनकी स्ट्रक्चर देख ली है तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत श्वसन के समय एक्वेटिक एनिमल है तो इसके मुंह के द्वारा जो पानी प्रवेश करता है वो फेरिंजियल कैविटी में आता है। तो मुख के द्वारा पानी फेरिंजियल कैविटी में आता है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। श्वसन की जो जितनी भी मूवमेंट्स होती है या गतियां होती है उनका अध्ययन हम दो भागों में विभाजित करके करते हैं। इस प्रकार जो फेरिंग्स है होती है, मुख के द्वारा प्रवेशी जल फेरिंग्स में होकर गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फेरिंग्स का रोल मुख्यतः एक पंप की भांति होता है। पंप की भांति ये जल को अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकालने का कार्य करती है। श्वसन की क्रियाविधि को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली जो भाग है वो कहलाती है इंस्पिरेशन और दूसरी कहलाती है एक्सपिरेशन। जो इंस्पिरेशन वाला पोर्शन होता है उसमें हमने देखा कि अंश मेखला का जो बेसी हाइल है और हाइपोब्रेंकियल कार्टिलेज तक फैली हुई जितनी भी हाइपोब्रेंकियल मसल्स हैं उन हाइपोब्रेंकियल मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिससे इसका क्लोम चाक फैलकर बक्कोफेरिंजियल कैविटी के फर्श को नीचे की ओर खींचता है। इस कार्य के फलस्वरूप एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बेसी हाइल और हाइपोब्रेंकियल कार्टिलेज तक श्रेणीबद्ध रूप से फैली हुई जितनी भी हाइपोब्रेंकियल मसल्स हैं उनमें संकुचन होने के कारण बक्कोफेरिंजियल कैविटी का जो फर्श है वो नीचे की ओर खींचता है और बक्कोफेरिंजियल कैविटी का फर्श नीचे की ओर खींचने के कारण फेरिंजियल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब फेरिंजियल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल क्लोम छिद्र जो है कस करके बंद हो जाने के कारण इसके मुख द्वारा इसके बढ़ा हुआ फेरिंजियल कैविटी के बढ़े हुए वॉल्यूम में पानी की अतिरिक्त मात्रा प्रवेश कर जाती है। इस मुख ग्रसनी गुहा में पानी बढ़ जाता है। यह क्रिया जो कहलाती है इंस्पिरेशन कहलाती है। इसके पश्चात हम इसके सेकंड स्टेप यानी कि एक्सपिरेशन पे आ जाते हैं। एक्सपिरेशन में अब क्या होता है कि एडक्टल मसल्स की क्रिया के द्वारा मुख बंद हो जाता है। इसी समय कॉन्स्ट्रिक्शन और इंटरब्रेंकियल पेशियों में संकुचन होता है जिसके फलस्वरूप जो फेरिंग्स है उसका फर्श ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठने के कारण इसके आयतन में कमी हो जाती है। फेरिंग्स का जल बलपूर्वक क्लोम कोस्टम पर प्रवेश करता है और क्लोम पटलिकाओं के ऊपर से गुजरता हुआ बाह्य क्लोम छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की स्टडी के लिए भी हम इस डायग्राम का बनेंगे। यहां देखिए सबसे पहले ये जो है मुख है, क्रिसेंट्रिक माउथ को पहले सबसे पहले इसने बेसी हाइल और हाइपोब्रेंकियल कार्टिलेज तक जितनी भी मसल्स थी यानी हाइपोब्रेंकियल मसल्स थी उनमें संकुचन के कारण मुख बंद हो जाने के पश्चात हाइपोब्रेंकियल्स ग्रसनी गुहा के फर्श को इन्होंने नीचे की ओर खींचता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी के फर्श को। इसके आयतन में वृद्धि हो गई और जल जो है अंदर की ओर प्रवेश कर गया। जब अंदर की ओर जल प्रवेश कर गया तो इसके पश्चात ये गिल फ्लैप्स के जो गिल स्लिट्स थे उन गिल स्लिट्स को बंद कर दिया गया है। इसके पश्चात ये क्रिया जो है पानी अंदर प्रवेश करने वाला ये वाला भाग कहलाता है इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन के पश्चात पानी आ गया अंदर बक्कोफेरिंजियल कैविटी में। उसके पश्चात एडक्टर मसल्स के क्रिया के कारण मुख बंद हो गया। उसके पश्चात ये कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स में संकुचन होने के कारण इस पानी का दबाव गिल चैम्बर्स पर पड़ता है। फेरिंजियल कैविटी का आयतन कम हो जाता है। ये जल गिल लैमेलिस को धोता हुआ गिल स्लिट्स के द्वारा पुनः बाहर निकल जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को समझने के लिए ये डायग्राम द बेस्ट डायग्राम है। अब इस को मैकेनिज्म देख ली तो इसके बाद आता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। प्रत्येक क्लोम पटलिकाएं जो होती है उसमें साइनोसॉइड्स का एक विस्तृत तंत्र होता है। यहां पर हमने देखा कि इसमें जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी सिरा से रुधिर प्राप्त करके इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ये तो रुधिर लाती है। एफरेंट का मतलब रुधिर लाना और इफरेंट का मतलब रुधिर ले जाना। तो ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी रुधिर लाती है और इफरेंट को देती है। वाहिनियों के इस प्रकार रुधिर के परिपथ से गुजरते समय ये गिल लैमेलिस के संपर्क में होकर जब जल गुजरता है
ब्लड कैपिलरीज में होकर के आया है। तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो विसरण की क्रिया के द्वारा या एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, चूंकि इनकी झिल्ली बहुत पतली और पारगम्य होती है, तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन कर देती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ जाती है। साथ ही जो एफरेंट ये ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो विसरण की क्रिया के द्वारा एक्सऑस्मोसिस के द्वारा जल की धारा मिल जाती है। ये क्रिया जो होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। जिस समय ये रुधिर जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है तो इन विभिन्न भागों में परिभ्रमण करते हुए ऊतकों और भोज्य पदार्थों को उन ऊतकों के लिए छोड़ देता है ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा को, और उन ऊतकों में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसको ब्लड में आ जाती है। इस प्रकार जो ये रुधिर पुनः सिरा रुधिर में बदल जाता है, तो इस क्रिया को इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जनरल सरफेस के विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न हो जाती है। इस प्रकार ये हमारा जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक भी हम इसी अध्याय के अंतर्गत कवर करेंगे, जिसमें हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट है और उसकी स्ट्रक्चर और उससे निकलने वाले। थोड़ा सा हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हार्ट पढ़ेंगे, आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले यहाँ हार्ट से हमने स्टार्ट कर रखा है। तो हार्ट की यदि हम सबसे पहले पोजीशन को देखें, जितनी भी साइक्लोस्टोम्स मछलियां होती है, यानी कि जो स्कोलिडोन का हृदय होता है वो केवल सिराओं से रुधिर प्राप्त करता है, इसलिए इस प्रकार के हार्ट को वीनस हार्ट या ब्रेंकियल हार्ट कहा जाता है। वीनस हार्ट की स्थिति सिर में फेरिंग्स के नीचे मध्य दरीय स्थित होती है। यह अंश मेखला के अंशतूड या कोरेकॉइड कार्टिलेज के द्वारा अवलंबित होती है। हृदय को यदि हम देखें तो द्विस्तरीय झिल्ली दो स्तरों की बनी हुई पेरिकार्डियम के द्वारा यह आवृत्त रहता है। अंश मेखला की जो कोरेकॉइड कार्टिलेज है उसके द्वारा यह अवलंबित रहता है, पेरिकार्डियम के द्वारा बंद संरचना है। अब इसकी हम संरचना को देखें तो हृदय जो होता है ये रक्तांबुराकार का पेशीय पृष्ठाधरीय मुड़ा हुआ एस आकृति की नलिका होती है जो 4 कक्षों में विभाजित हो जाती है। ये 4 कक्ष हृदय के जो कहलाते हैं वो इधर से चालू होते हैं। यहां से ये देखें तो यह है इसका साइनस विनोसस, और यह है इसका वेंट्रिकल, यह इसका ओरिकल और यह कोनस आर्टरियोसस। तो इसके 4 जो भाग हैं उनको अपन कहते हैं साइनस विनोसस। साइनस विनोसस पीछे की ओर ऑरिकल में खुल रहा है, इसलिए साइनस विनोसस के बाद हम ऑरिकल में जाएंगे, ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में आएंगे, वेंट्रिकल के बाद कोनस आर्टरियोसस में जाएंगे। ये 4 है, साइनस विनोसस, ऑरिकल, साइनस विनोसस, ऑरिकल, और ऑरिकल के बाद में ये वेंट्रिकल और ये कोनस आर्टरियोसस नामक 4 भाग इसके हृदय में पाए जाते हैं। क्योंकि हृदय के जो चारों पार्ट हैं वो अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार की संरचना को टेंडम फॉर्मेशन कहा जाता है। अब आलीन और नीले जो होते हैं वो इसके हार्ट के वास्तविक पार्ट होते हैं, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। इसलिए इस हृदय को 2 कक्षीय हृदय ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके 4 भागों में से हार्ट में जो सबसे इधर से प्रारंभ होने वाला सबसे पहला भाग जो कहलाता है साइनस विनोसस कहलाता है। इसमें क्यूरियन डक्ट्स और हेपेटिक साइनसेस से ब्लड आकर के साइनस विनोसस में मिलता है। तो ये बात करता है कि सबसे पीछे की ओर स्थित कक्ष होता है जो साइनस विनोसस कहलाता है। ये त्रिभुजाकार होता है, लचीला होता है, पतली झिल्ली युक्त होता है और अनुप्रस्थ रूप से फैलकर पेरिकार्डियम की जो पश्च दीवार होती है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। पीछे की ओर से इसमें हमने बताया कि 2 क्यूवेरिन की डक्ट्स आकर के मिलती है, ये एक ही है और एक है, दोनों क्यूवेरिन की डक्ट्स पीछे की ओर से आकर के साइनस विनोसस में मिलती है। इसी तरह से पीछे की ओर से इसमें क्या है, 2 हेपेटिक साइनसेस से ब्लड आकर के मिलता है, 2 क्यूरियन डक्ट और 2 हेपेटिक साइनसेस से ब्लड आकर के साइनस विनोसस में मिल जाता है। इस प्रकार साइनस विनोसस को जो प्राप्त रुधिर है वे आगे की ओर आलिन में जाता है। साइनस विनोसस यहां से रुधिर जाएगा इधर ऑरिकल में, ऑरिकल और साइनस विनोसस के मध्य में अपर्चर पाया जाता है, यह साइनो एट्रियल या साइनो आरिक्युलर अपर्चर कहलाता है।
इस अपर्चर में झिल्लीनुमा कपाट पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र की जो संरचना है उसका रक्षा करते हैं। साथ ही रुधिर के उल्टे प्रवाह ये आलिन से पुनः साइनस विनोसस में जाने से रोकते हैं। रुधिर का सीधा प्रवाह साइनस विनोसस से ऑरिकल में चला जाता है। अब हमारे पास बात आती है ऑरिकल की। ये ऑरिकल दूसरा वाला भाग कहलाता है। ये वाला पोर्शन इसका ऑरिकल है। ऑरिकल जो होता है ये सिरा कोटर के सामने स्थित होता है और नीले के ऊपर की ओर है। ये नीले है तो नीले के ऊपर की ओर स्थित त्रिभुजाकार थैली सदृश है, थोड़ा सा पेशीयुक्त होता है। सिरा कोटर की अपेक्षा इसकी दीवार थोड़ी मोटी होती है और ये क्या है, नीले के दोनों तरफ दो कान जो ऐसे है ना, उन कान की तरह दिखाई देता है। ये देखो, ये नीले और ये दोनों कान निकले हुए, तो कान की तरह लगा हुआ है, इसमें ऑरिकल होता है। नीले जो है आलिंद जो होता है यानी ऑरिकल, ये आगे चल करके नीले में खुलेगा, ऑरिकल वापस वेंट्रिकुलर में खुलेगा। तो यहां पर भी अपर्चर पाया जाता है, ये आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहलाता है। इस आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर में दो थैलीनुमा वाल्व पाए जाते हैं जो इसके प्रवाह दर को नियंत्रित करते हैं या रक्षा करते हैं और उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यानी कि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल में ऑरिकल में नहीं जा सकता कपाटों की उपस्थिति के कारण। अब तीसरा वाला कक्ष है वो कहलाता है निलय। ये छोटा नाशपाती के आकार का हृदय का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कक्ष जो होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है। वेंट्रिकल जो होता है शरीर के समस्त भागों में रुधिर को बलपूर्वक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी भित्ति के जो आंतरिक तल है उस आंतरिक तल पर पेशीय तंतु प्रेक्षित होकर इसे स्पंज संरचना बनाते हैं। इसमें कोर्डा टेंडिनी पाए जाते हैं जो विपरीत ओर की दीवारों के साथ जुड़े हुए होते हैं और विपरीत ओर की दीवारों के साथ जुड़े रखने के कारण नीले की जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसकी क्षमता को सीमित करने का कार्य करते हैं, यानी एक निश्चित क्षमता से अधिक फैलने से इसे रोकते हैं कोर्डा टेंडिनी। इसके पश्चात चौथा वाला पोर्शन हमारे पास आ जाता है जो कोनस आर्टेरियोसस कहलाता है। कोनस आर्टेरियोसस जो है नीले का अग्र और पतला भाग होता है। ये दृढ़ पेशीय नलीनुमा संरचना होता है। इसे धमनी शंकु या कोनस आर्टेरियोसस कहलाता है और इसकी गुहा में दो सेमिल्यूनर वाल्व्स पाए जाते हैं। दोनों अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित रहकर रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। प्रत्येक कतार में इसमें 3 कपाट होते हैं जो एक पृष्ठ में और 2 अधरपार्श्व में स्थित। प्रत्येक पृष्ठ जो कपाट होता है उसके दोनों तरफ एक एक छोटा एसेसरी वाल्व भी उपस्थित होता है। अग्र कपाट पश्च कपाटों से अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं और ये पूरी की पूरी हृदय की संरचना पेरिकार्डियम की दीवार को भेदने के बाद में ये पेरिकार्डियम इसकी दीवार को भेद करके ये वेंट्रल अरोटा में चला जाता है। अब हार्ट के मैकेनिज्म को देखें कि हार्ट किस प्रकार कार्य करता है। तो स्कोलियोडोन के हृदय में हमने कहा कि जो रुधिर आता है वो साइनस वेनोसस से आता है, यानी कि वेन से आता है, इसलिए यह सीरिय रुधिर है। इसलिए इसको सिरा हृदय या वीनस हार्ट कहा जाता है। शरीर में ब्लड एक पूरा चक्कर लगाते समय हार्ट में केवल एक बार ही होकर के गुजरता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है, जबकि हम मनुष्यों में या उस श्रेणी के जो वर्टिब्रेट्स है उसमें डबल परिसंचरण पाया जाता है। हृदय सिरा रुधिर को एरिएशन के लिए गिल्स में भेजता है। गिल्स में भेजने के लिए ग्रसनी पेशीय पंप का भांति कार्य करती है। गिल्स में भेजने के लिए वेंट्रिकल जो होता है वो पंप की भांति कार्य करता है। हृदय के जो विभिन्न भाग हैं वो नियमित अंतराल के पश्चात एक संकुचित होते हैं, लयबद्ध क्रम में संकुचित होते हैं और सबसे पहले साइनस वेनोसस, फिर ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, अंत में कोनस आर्टेरियोसस संकुचित होकर संकुचन के पश्चात शिथिलन होता है और हृदय कक्षों को संकुचन को प्रकुंचन या सिस्टोल तथा शिथिलन को अपन डायस्टोल करते हैं। हृदय की विभिन्न कपाटों के द्वारा रक्षित छिद्रों से होकर पूर्ववर्ती कक्षों में रुधिर के उल्टे प्रवाह को ये रोकते हैं और कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचाती है। ये कंप्लीट हार्ट हो गया। हार्ट के पश्चात इसके सजिटल सेक्शन पर भी यदि हम नजर डालते हैं तो ये हमारा साइनस वेनोसस है।
साइनस वेनोसस इधर है, इसमें डक्ट्स ऑफ क्यूरी और हेपेटिक साइनस खुलते हैं जो ब्लड लाते हैं। ये साइनो आरिकुलर वाल्व, ये साइनो आरिकुलर अपर्चर जिनमें वाल्व उपस्थित है, यहाँ से ब्लड ऑरिकल में जाता है। ऑरिकल से एट्रियोवेंट्रिकुलर जो अपर्चर होता है उसके द्वारा ये नीले में जाते हैं। यहाँ पर आरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स और उनके वाल्व दिखाए गए हैं। इसी भित्ति में कोर्डा टेंडिनी उपस्थित होते हैं जो नीले की जो संकुचन क्षमता है उसको सीमित किए हुए रहते हैं। ये नीले या वेंट्रिकल है और वेंट्रिकल में ये 2 जोड़ी सेमिल्यूनर वाल्व्स है। इसके बाद में ये कोनस आर्टरियोसस में खुलता है। पेरिकार्डियम की दीवार को भेदने के पश्चात ये ब्लड वेंट्रल अरोटा में चला जाता है। ये पेरिकार्डियल आर्टरी जो हार्ट को रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में फिर दिखाया गया है। इस डायग्राम की व्याख्या यदि हम देखें तो ये इधर से है, ये दोनं डक्ट्स ऑफ क्यूवेराई, उसके बाद में मस्कुलर वाल्व, इसके बाद में ये वाला जो भाग है ये इसका ऑरिकल है, दोनों तरफ कान की तरफ लगे हुए हैं फ्लैप्स ऑरिकल। ऑरिकल में आरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, ये वेंट्रिकल जिसमें कोर्डा टेंडिनी, और वेंट्रिकल के बाद में ये पोस्टीरियर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व है, ये एंटीरियर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व है, और ये चल करके कोनस आर्टरियोसस में खुल गया। कोनस आर्टरियोसस में फिफ्थ मीडियन, जो मीडियन अपर्चर है, फिफ्थ पेयर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज का, फिफ्थ ब्रेंकियल आर्टरीज है, ये फोर्थ ब्रेंकियल आर्टरीज है, और इसका एक जोड़ी फोर्थ के अपर्चर है, और ये इधर वेंट्रल अरोटा में निकल गया। तो ये हार्ट की आंतरिक संरचना के डोर्सल या प्रतिपृष्ठ वर्ड से विच्छेदित दिया गया है। अब एट्रियल सिस्टम की अपन बात करते हैं। इसको डोल में पाए जाने वाला एट्रियल सिस्टम है, उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम वेंट्रल अरोटा और उसके एफरेंट आर्टरीज लेंगे, फिर एफरेंट ब्रेंकियल्स और एपीब्रेंकियल आर्टरीज लेंगे, फिर हाइपोब्रेंकियल ब्लड प्लक्सेस लेंगे, इसके बाद में हेड की जो आर्टरीज है उनकी स्टडी करेंगे, और लास्ट में डोर्सल अरोटा और उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस पूरे प्रक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम वेंट्रल अरोटा और एफरेंट आर्टरीज को देखते हैं जो हार्ट में रुधिर लाती है। इस डायग्राम को यदि हम देखें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट में ये साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस के बाद में ऑरिकल, ऑरिकल के बाद ये इसका वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल के बाद में कोनस आर्टरियोसस, और कोनस आर्टरियोसस के बाद में ये वेंट्रल अरोटा है। इस वेंट्रल अरोटा को जब हम बात कर रहे हैं तो वेंट्रल अरोटा जो होती है फेरिंग्स के फर्श के नीचे मध्य अधरीय स्थिति में सीधी आगे की ओर चलकर, ये आगे की ओर सीधी चलकर हायोडिन अपरेटस के पास आकर के 2 इनोमिनेट शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। ये एक इनोमिनेट है, ये दूसरी इनोमिनेट है, 2 इनोमिनेट शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। और इनोमिनेट फिर एफरेंट ब्रेंकियल फर्स्ट में डिवाइडेड और एफरेंट ब्रेंकियल सेकंड में डिवाइडेड हो जाती है। इनोमिनेट एफरेंट ब्रेंकियल फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड हो गई। उसके पश्चात एफरेंट ब्रेंकियल थर्ड, एफरेंट ब्रेंकियल फोर्थ और एफरेंट ब्रेंकियल जो फिफ्थ होती है वो भी माध्यम से इस वेंट्रल अरोटा से नियमित अंतरालों के पश्चात निकलती रहती है। दोनों तरफ की जो एफरेंट ब्रेंकियल फिफ्थ है, ये दोनों तरफ की एफरेंट ब्रेंकियल फिफ्थ जो है एक कॉमन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है, जबकि शेष जो है एफरेंट ब्रेंकियल 1, 2, 3 और 4 जो है अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। सबसे आगे क्लोम धमनी जो है, सबसे आगे वाली जो क्लोम धमनी एफरेंट ब्रेंकियल हमारे पास जो बनी है, एफरेंट ब्रेंकियल 1 जो होती है हायोडिन चाप के पीछे की ओर की सीमा को बनाते हुए जो सबसे पहले वाला गिल है जो डेमी ब्रैंक है उसको ब्लड सप्लाई देती है। बाकी की जो 4 हैं, 4 एफरेंट ब्रेंकियल, ये दूसरी, तीसरी, ये दूसरी, तीसरी और चौथी जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज है, जो गिल इंटर जो ब्रेंकियल सेप्टम है उस इंटर ब्रेंकियल सेप्टम में उनकी एक एक शाखा जाकर के पूरे होलो ब्रेंक को रुधिर देती है। तो ये आप याद रखें, जो एफरेंट ब्रेंकियल 1 वाली जो आर्टरी है, एफरेंट ब्रेंकियल 1 केवल डेमी ब्रैंक जो होता है फर्स्ट वाला उसको रुधिर देती है, जबकि एफरेंट ब्रेंकियल सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो और फिफ्थ ये सारे के सारी जो होती है होलो ब्रैंक को ब्लड देने का, सप्लाई करने का कार्य करती है।
अब एपरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा जब गिल्स में ब्लड आ गया है तो ये गिल्स में जो जल आया है उस जल में घुलित ऑक्सीजन के विसरण के पश्चात इसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है और ऑक्सीजनेशन के पश्चात ये किस में चला जाता है, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में चला जाता है। तो हमारा पहला जो पोर्शन है वेंट्रल एरोटा और एपरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज का कंप्लीट हो गया। हम रुधिर को गिल्स पटलिकाओं में ले गए हैं, वहां से रुधिर को वापस ले जाने का कार्य इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और एपी ब्रेंकियल आर्टरीज करती है। तो अब हम देखते हैं इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और एपी ब्रेंकियल आर्टरीज। प्रत्येक जो हमारा इंटर जो है ब्रेंकियल सेप्टम होता है, उस इंटर ब्रेंकियल सेप्टम से एक इफरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल निकलती है। तो ये इफरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल पहले डेमी ब्रैंक से, फिर जो होलो ब्रैंक है उसके दोनों अग्र और पीछे किनारे से इफरेंट ब्रेंकियल 2, फिर इफरेंट ब्रेंकियल 3, इफरेंट ब्रेंकियल 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 इफरेंट ब्रेंकियल जो होती है वो निकलती है। ये रुधिर को एकत्रित कर देने के पश्चात क्लोम कोष्ठ के अग्र सिरे पर, अब इफरेंट ब्रेंकियल जो आर्टरीज हैं उनके जो क्लोम कोष्ठ के अग्र सिरे पर होती है उसको हम कहते हैं प्रीट्रिमेटिक, और पोस्ट सिरे पर जो होती है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रिमेटिक। अग्र सिरे को प्रीट्रिमेटिक, पिछले वाले को पोस्ट ट्रिमेटिक जो है ब्लड वेसल कहा जाता है। ये दोनों जो मिलकर के जो क्लोम कोष्ठ है उसके चारों ओर एक पास निर्माण करने का कार्य करती है। चूंकि 9 है तो यहाँ 4 दुनिया 8 होते हैं, तो 4 जो है ये जो हमारे पास या लूप का ये निर्माण करती है। 4 लूप का निर्माण करने के पश्चात जो संरचना बनती है इसको अपन एपीब्रेंकियल आर्टरीज कहते हैं। प्रत्येक लूप के पश्चात जो नवी जो अकेली इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती है वो एक कनेक्टिव्स के द्वारा 8वीं जो एपीब्रेंकियल आर्टरीज है उसमें अपने ब्लड को डाल देती है और ये लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। प्रत्येक जो लूप की जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो मिलती है वो मिलकर के 4 एपीब्रेंकियल्स का निर्माण करती है। ये 1, 2, 3 और 4 ये एपीब्रेंकियल 4 आर्टरीज हो गई। ये भीतर की ओर चल करके आगे चल करके ये किसमें डोर्सल अरोटा में मिल जाती है, डोर्सल अरोटा का निर्माण करती है। तो हमने पढ़ लिया अब एपीब्रेंकियल्स और इफरेंट ब्रेंकियल्स। इफरेंट ब्रेंकियल की संख्या कितनी है 9 और एपीब्रेंकियल कितनी है 4। अब आ जाते हैं हम हाइपोब्रेंकियल ब्लड प्लेक्सेस पर। वापस डायग्राम पे लिए चलता हूं आपको। यहां पर देखिए वेंट्रल अरोटा की सरफेस पर 2 पैरेलल आर्टरीज दिखाई दे रही है, इनको हाइपोब्रेंकियल्स कहते हैं, पेयर्ड हाइपोब्रेंकियल्स कहते हैं। वेंट्रल अरोटा की वेंट्रल सरफेस पर एक जोड़ी सक्रिय अनुदैर्घ्य रूप से उपस्थित धमनियां पाई जाती है जो मीडियन हाइपोब्रेंकियल आर्टरीज कहलाती है। ये मीडियन हाइपोब्रेंकियल आर्टरीज जो है निश्चित अंतरालों के पश्चात जो है ट्रांसवर्स के माध्यम से जुड़ी रहती है। ट्रांसवर्स ये कनेक्ट 1, 2, 3 और 4 ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स के माध्यम से यह जो होती है कमिसर वेसल्स कहलाती है। इन 4 कमिसर वेसल्स के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार ये लेट्रो हाइपोब्रेंकियल चेन्स को आपस में जोड़े रखती है। इफरेंट ब्रेंकियल लूप के अब यहां से इन जो हाइपोब्रेंकियल आर्टरीज है, इन हाइपोब्रेंकियल आर्टरीज में से देखिए इधर हाइपोब्रेंकियल आर्टरीज से जो हमारा इधर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज का लूप बना है उधर की ओर एक एक ब्लड वेसल जाती है। 1, 2, 3 और 4 जो है इफरेंट ब्रेंकियल लूप्स के अदर कोनों को जोड़ती है। और ये लास्ट वाली जो होती है ये जो हायोडाइड है मीडियन कोरेकोइड आर्टरीज कहलाती है। इसके पश्चात ये कैरोकॉइड है, ये मीडियन कोरेकोइड आर्टरी के साथ में लास्ट वाली इधर जुड़ जाती है। इस प्रकार जो है पेरिकार्डियल आर्टरीज में पुनः विभाजित होकर हृदयावरण और अंश मेखला के अंशुद्ध भाग जो कोरेकोइड रीजन है उसको ब्लड आपूर्ति करने का कार्य ये हाइपोब्रेंकियल ब्लड प्लेक्सेस करते हैं। इस पोर्शन के कंप्लीट हो जाने के पश्चात हमारे पास जो वापस जो हम बात कर रहे हैं यहां से अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज ऑफ द हेड, जो चौथा पोर्शन है।
आर्टरीज ऑफ द हेड में 4 प्रकार की आर्टरीज है। एक्सटर्नल कैरोटिड है, एफरेंट स्पाइरेक्युलर है, हायोडियन एपिब्रैंकियल है और इंटरनल कैरोटिड, और 5वीं जो है स्टेपीडियल है। 5 ब्रांचेज है, एक्सटर्नल कैरोटिड, एफरेंट स्पाइरेक्युलर, हायोडियन एपिब्रैंकियल, इंटरनल कैरोटिड और स्टेपीडियल। अब इसको यदि हम देखें तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कहता है सिर की जो आर्टरीज है उसमें हायोडियन सबसे पहले आती है, और हायोडियन में जो इफरेंट ब्रैंकियल 1 है उस इफरेंट ब्रैंकियल 1 से ये एक शाखा निकलती है जो हायोडियन को जाती है। सबसे पहले यदि हम देखें तो कहलाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये वाली जो आर्टरी है, ये आर्टरी इफरेंट ब्रैंकियल 1 से निकली हुई ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये वेंट्रल मैंडिबुलर में, थोड़ा माउस धीरे काम कर रहा है, ये वेंट्रल मैंडिबुलर ब्रांच में, इसके वेंट्रल मैंडिबुलर ब्रांच के साथ में कोरेकॉइड रीजन है ये अंश में निकला वाला, तो कोरेकॉइड मैंडिबुलर मसल्स में, और सुपरफिशियल हायोइड जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड वेंट्रल मैंडिबुलर के रूप में और सुपरफिशियल हायोटाइड के रूप में ये एक ब्रांच जो है सिर की ओर रुधिर ले जाती है। इसके पश्चात आ जाती है हमारे पास दूसरी वाली जिसे हम कहते हैं एफरेंट स्पाइरेक्युलर। ये जो आर्टरी है ये स्पाइरेक्युलर एपिब्रैंकियल कहलाती है, जो स्पाइरेकल से होकर के गुजरती है। ये स्पाइरेक्युलर एपिब्रैंकियल है जो आगे की ओर जाकर के क्रेनियम बॉक्स में गुजर जाती है, और इसमें से एक शाखा निकलती है और ये शाखा कहलाती है ग्रेट ऑप्थेल्मिकस। एफरेंट स्पाइरेक्युलर एक दृढ़ धमनी होती है और ये पूरी की पूरी कपाल गुहा में प्रवेश करने से पहले ग्रेट ऑप्थेल्मिकस में डिवाइड हो जाती है, और ग्रेट ऑप्थेल्मिकस में डिवाइड हो जाने के पश्चात ये क्रेनियल बॉक्स में गुजर जाती है, और क्रेनियल बॉक्स में जाने के पश्चात ये जो इंटरनल कैरोटिड है उसकी शाखा के साथ में जुड़ करके सेरिब्रल आर्टरी का निर्माण करती है। ये हायोडीन क्रेनियल कॉक्स में घुसी, उसके पश्चात ये सेरिब्रल के साथ में मिल गई और इंटरनल जो है कैरोटिड का निर्माण कर दिया। सेरिब्रल आर्टरी बनाती है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ओर की जो है सेरिब्रल आर्टरीज में जाकर मस्तिष्क को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। अब तीसरी जो बात आती है हमारे पास, इसमें तीसरा वाला पोर्शन जो कहलाता है हायोडियन एपिब्रैंकियल्स। ये वाली जो नर्व है जो सिर में रुधिर ले जाने वाली है, ये वाली कहलाती है हायोडियन एपिब्रैंकियल। हायोडियन एपिब्रैंकियल भी आगे की ओर जाती है और डोर्सल अरोटा से आने वाली जो दोनों रेडिसस है उनके साथ मिल जाती है, और उनके साथ मिल करके ये आगे की ओर की जो है हायोडियन एफरेंट के पृष्ठ छोर से निकलती है, पृष्ठ मार्जमनी की रेडिस के साथ में मिल करके इंटरनल कैरोटिड स्टेपीडियल धमनियों में विभाजित हो जाती है। इंटरनल कैरोटिड और स्टेपीडियल दो में विभाजित हो जाती है। ये हायोडियन रेडिसस के साथ मिली और ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई। इन दोनों शाखाओं का नाम इधर दे रखा है, ये स्टेपीडियल और इंटरनल कैरोटिड। तो ये इसकी स्टेपीडियल होगी और इंटरनल कैरोटिड दो भागों में विभाजित होकर के ये क्रेनियम बॉक्स में गुजर रहती है। जब हम इंटरनल कैरोटिड की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड जो होती है वो क्रेनियल की छत के अंदर पर, इंटरनल कैरोटिड जो होती है ये इंटरनल कैरोटिड बाहर की ओर चली गई। इंटरनल कैरोटिड स्पाइरेकुलर से जो ब्रांच आती है उसके से मिलकर के एक सेरिब्रल आर्टरी का निर्माण करती है। ये इंटरनल कैरोटिड और ये इधर से आई, कौन सी, इधर से स्टेपीडियल जो स्पाइरेक्युलर आई, उसके साथ मिलकर के ये सेरिब्रल आर्टरीज का निर्माण कर देती है। जो स्टेपीडियल ब्रांच है वो बाहर की ओर गई। स्टेपीडियल नेत्र की पेशियों को रुधिर प्रदान करने का कार्य करती है, सुपीरियर ऑर्बिटल को रुधिर प्रदान करने का कार्य करती है, और इसमें से जो निकलती है वो कहलाती है बक्कल, मैक्सिलोनेजल, नेजल और रोस्ट्रल। बक्कल, मैक्सिलोनेजल, नेजल और रोस्ट्रल को यह रुधिर प्रदान करने का कार्य करती है। अब स्टेपीडियल की कंप्लीट हो गई,
तो इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट वाला सिस्टम आ जाता है। ये हमने हार्ट की ओर जाने वाली जो 5 आर्टरीज हैं उनके बारे में देख लिया। एक्सटर्नल कैरोटिड देख लिया, एफरेंट स्पाइरिकुलर देख लिया, हायोडियन देख लिया, हायोडिन एपिब्रैंकियल जिसे कहते हैं, और चौथा इंटरनल कैरोटिड और स्टेपिडियल 5 वाला देख लिया। अब आता है हमारे पास 5वीं आर्टरी जिसे हम कहते हैं डोर्सल अरोटा और उसकी ब्रांचेस। डोर्सल अरोटा और उसकी 11 ब्रांचेज हैं। डोर्सल अरोटा से लेटरल अरोटी निकलती है जो रेडिसेस कहलाती है, वर्टिब्रल्स निकलती है, बक्कल्स निकलती है, एपिब्रैंकल्स निकलती है, सबक्लेवियंस, कोलिकोमिजेंट्रिक्स, लीनियोगैस्ट्रिक्स, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक्स, इलियक, पेराइटस और कॉडल निकलती है। इसी को हम डायग्राम में यदि हम देखें तो ये वाली हमारी जो है डोर्सल अरोटा है। डोर्सल अरोटा कशेरुक दंड के साथ धड़ और पोच की पूरी लंबाई में फैली हुई सबसे बड़ी, बहुत बड़ी वाहिनी है और ये 4 एपिब्रैंकियल्स में विभाजित होती है। 1, 2, 3 और 4 एपिब्रैंकियल्स में विभाजित होती है। ऑक्सीजनेटेड रुधिर इसमें एकत्रित करती है और पूरे शरीर के विभिन्न भागों को ये पहुंचाने का कार्य युग्मित और अयुग्मित शाखाओं के द्वारा धड़, पंख, पूंछ में ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। अपने मार्ग में ये आगे से पीछे की ओर ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं देती है। यदि हम आगे से चलें इस डोर्सल अरोटा में आगे से पीछे की ओर, तो सबसे पहले कौन सी दे रही है? वर्टिब्रल्स दे रही है, वर्टिब्रा को रुधिर दे रही, बक्कल दे रही है जो बक्कल कैविटी को रुधिर ले जाती है, और फिर इसके दे रही है एपिब्रैंकियल्स, एपिब्रैंकियल्स 1, एपिब्रैंकियल 2, 3 और 4 जो गिल्स से रुधिर लाती है। और इसके बाद इसमें से निकलती है कोलिकोमिजेंट्रिक, ये कोलिकोमिजेंट्रिक निकलती है आमाशय, यकृत और अग्नाशय को रुधिर ले जाने और आंत्र को रुधिर ले जाती है। इसके बाद भी इसमें से निकलती है लीनियोगैस्ट्रिक, ये कोलिकोमिजेंट्रिक, और उसके पश्चात लिखती है लीनियोगैस्ट्रिक। जो लीनियोगैस्ट्रिक जो होती है वो जनन, प्लिया और आमाशय को रुधिर देती है। लास्ट में इसमें से पोस्टीरियर मिजेंट्रिक निकलती है, और पोस्टीरियर जो मिजेंट्रिक है उसमें से फिर पोस्टीरियर मिजेंट्रिक के साथ में इसमें से निकलती है इलियक, पेराइटल्स और कॉडल्स निकलती है। तो ये इलियक, पेराइटल्स और कॉर्डेक्स में से जो इलियक है वो स्लोनिफेंस को, पेराइटल्स मेरुरज्जु, लेटरल सिस्टम, किडनीज और गोनेट्स को छोटी छोटी सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, और जो कॉडल होती है वो कॉडल वर्टिब्रेट को पुच्छ धमनी के रुधिर प्रदान करती है। ये पूरा का प्राय स्कोलेडोन का एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल्स का डायग्राम है और उसको हमने स्टडी कर लिया है। आप अच्छे से डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके वीनस सिस्टम पर। आर्टरीज की जो भित्ति होती है वे कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ब्लड को पंप करना होता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है, किंतु वीनस की जो भित्ति होती है वो आर्टरीज की तुलना में कम कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। इसलिए जो वीनस सिस्टम में जितनी भी वेन्स होती है उनमें वाल्व्स पाए जाते हैं जो रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। वीना और वेन्स में जो डिफरेंस है वो हम आगे की क्लासेस में और भी देख लेंगे। स्कोलेडोन में जो वीनस सिस्टम पाया जाता है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम, पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लेटरल एब्डोमिनल सिस्टम और क्यूटेनियस सिस्टम, इन 5 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। यदि हम इसके डायग्राम को देखें तो ये वीनस सिस्टम का डायग्राम है। वीनस सिस्टम का जो सबसे पहला भाग है हमारे पास वो कहलाता है एंटीरियर कार्डिनल साइनस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल साइनस है। एंटीरियर कार्डिनल साइनस के सिस्टम को यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले इंफीरियर जुगुलर साइनस आता है अंदर की ओर। ये इंफीरियर जुगुलर साइनस छोटा, मध्यवर्ती और अधर शिरा नाल का निर्माण करता है, और इसमें जो ब्लड है जो इंफीरियर जुगुलर साइनस ब्लड को ला करके जो डक्टस क्यूवेराई में डाल देता है, जो साइनस विनोसिस में खुलता है हमने पहले देखा। तो इंफीरियर जुगुलर साइनस डक्टस क्यूवेराई में खुलने से पहले बक्कोफेरिंजियल का जो फर्स्ट प्रदेश है, क्लोम कस्ट है या हृदयावर्ण प्रदेश है, वहां से रुधिर एकत्रित करता है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये वाली जो वेन है इसके बाद हमारे पास वो कहलाती है इंटरनल जुगुलर वेन। एक मिनट जी,
जो इंटरनल जुगुलर वेन्स है ये अपेक्षाकृत बड़ा पृष्ठ पार्श्वीय शिरानाल होता है। इंटरनल जुगुलर वेन बड़ा पृष्ठ और पार्श्व में स्थित जो है शिरानाल है। ये क्लोम कोष्ठों और पृष्ठ प्रदेश से रुधिर को एकत्रित करता है। एंटीरियर फेशियल वेन के रूप में चलता है। ये पूरा का पूरा एंटीरियर फेशियल वेन के रूप में आकर के ये नेजल साइनस में खुलता है। नेजल साइनस जो होता है वो ऑर्बिटोनेजल साइनस में खुलता है। ऑर्बिटोनेजल साइनस पतला है और ये ऑर्बिटल साइनस बड़े आकार में खुलता है। दोनों तरफ के ऑर्बिटल साइनस इंटर ऑर्बिटल साइनस के द्वारा आपस में संयुक्त रहते हैं। ऑर्बिटल साइनस पीछे की ओर पोस्ट ऑर्बिटल साइनस में खुलता है जो वापस सकड़ा होता है। पोस्ट ऑर्बिटल साइनस जो होता है वो हायोडियन साइनस के द्वारा जो इंफीरियर साइनस है उससे संयोजित रहता है और पोस्ट ऑर्बिटल साइनस पीछे की ओर एंटीरियर कार्डिनल साइनस में खुलता है। एंटीरियर कार्डिनल साइनस जो है ब्लड को ला करके किस में डाल देता है, ये वही डक्टस क्यूविरस में डाल देता है। तो ये सारे के शर्तें जो है 5 क्लोम कोष्ठ जो है न्यूट्रिएंट ब्रांचेस साइनस से रुधिर प्राप्त करता है जिनका नाम हमने देख लिया है। और इसको क्या कहता है, ये इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन का प्रारंभ कहां से पता है, नेजल साइनस, फेशियल वेन, नेजल साइनस, ऑर्बिटोनेजल साइनस, ऑर्बिटल साइनस, पोस्ट ऑर्बिटल साइनस, पोस्ट ऑर्बिटल एंटीरियर कार्डिनल साइनस और फिर जाकर डक्टस क्यूविराई में। इसके पश्चात, इस सिस्टम के पश्चात दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है और ये दूसरे सिस्टम को हम कहते हैं पोस्टीरियर कार्डिनल और रीनल पोर्टर सिस्टम। पोस्टीरियर कार्डिनल और रीनल पोर्टर सिस्टम ये वाला पोर्शन है हमारा, ये पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस से जुड़ा हुआ ये सिस्टम है। तो इसकी बात करें तो ये रीनल पोर्टल सिस्टम सबसे पहले जो है कॉन्ड्रिकथीज के सदस्यों में पाया जाता है। कॉन्ड्रिकथीज यानी स्कोलेडोनी वे सदस्य हैं जिनमें सबसे पहले रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इसका प्रारंभ एक मध्यवर्ती पीछे वाली कॉडल वेन से प्रारंभ होता है। ये कॉडल वेन पूंछ रुधिर से संग्रह करके जो हिमल किनार से होती हुई पूंछ धमनी का निर्माण करती है और दोनों ओर की जो किडनी है उन वृक्क में प्रवेश कर जाती है। क्लोएका के पृष्ठभाग में ये रीनल पोर्टल वेन्स का निर्माण करती है। क्लोएका के पृष्ठभाग में 2 रीनल पोर्टल वेन्स का निर्माण करते हुए वृक्क में प्रवेश करके जो है छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में विभक्त हो जाती है। इसके पश्चात यहां से क्या होता है कि जो पैराइटल वेन्स होती है, पैराइटल वेन्स प्रत्येक ओर की निवाइना सिरा में मिल जाती है और इपरेंट रीनल वेन्स दोनों वृक्कों से रुधिर एकत्रित करके पोस्टीरियर, ये इपरेंट वेन है, इसके पश्चात इपरेंट रीनल वेन कैपिलरीज के रूप में प्रारंभ होती है और ब्लड को एकत्रित करके पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस में डाल देती है। पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस में भी इसोफेगियल वेन आकर ब्लड डालती है। गोनेट से गोनेडियल, ये गोनेट से, तो गोनेट से जो है जेनाइटल साइनस से और जो ब्लड ला करके भी पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस में डाला जाता है और पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस जो है फिर किसमें डाल रहे हैं, डक्टस क्यूविराई में ब्लड डाल देता है जो सीरा कोल्टर में होकर के रुधिर में चला जाता है। ये पूरा का पूरा इसका रीनल पोर्टल सिस्टम से जुड़ा सिस्टम। इसके बाद तीसरा वाला जो पोर्टल सिस्टम है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का जो प्रारंभ होता है वो साइक्लोस्टोम से होता है। साइक्लोस्टोम से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रारंभ होकर के ये इंटेस्टाइन से ब्लड रुधिर कैपिलरीज के रूप में होता है और ये हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से लिवर में आकर वापस कैपिलरीज में समाप्त हो जाएगा। लिवर से हेपेटिक साइनस ब्लड एकत्रित करके सीधा का सीधा रुधिर को किसमें, इसमें डक्टस क्यूविराई डाल देता है जहां से ये सीरा कोटर में चला जाता है। ये हेपेटिक साइनस का हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण करता है जिसका प्रारंभ साइक्लोस्टोम से होता है, साइक्लोस्टोम से। अब इसके बाद में आता है हमारा लेटरल एब्डोमिनल जो है सिस्टम। लेटरल एब्डोमिनल सिस्टम हमारा चौथा भाग है वेनस सिस्टम का। लेटरल एब्डोमिनल सिस्टम को यदि हम देखें तो ये लेटरल एब्डोमिनल जो कॉमन वेन होती है, ये एक कॉमन लेटरल एब्डोमिनल वेन है, उसके रूप में प्रारंभ होता है और इसमें ब्लड डालने वाली जो ब्रांच है वो इलियक ब्रांच है। इलियक ब्रांच भी लेटरल एब्डोमिनल वेन में ब्लड डालती है और ये कॉमिसर वेन कहलाती है। इसके पश्चात ये अंश फिन पर आ जाती है, जहां पर ब्लड को यह ब्रेंकियल साइनस में डालती है।
ब्रेंकियल साइनस से भी ब्लड एकत्रित होकर के जो हमारा लेटरल एब्डोमिनल वेल के द्वारा आया है वो एकत्रित होकर के जो सबक्लेवियन वेन से भी एकत्रित होकर डक्टस क्यूवेराई में यह ब्लड चला जाता है और वहां से सीधा कोटर मुंह के हार्ट में पहुंच जाता है। अब लास्ट वाला इसका जो पोर्शन आ गया उसे हम क्यूटेनियस सिस्टम कहते हैं। क्यूटेनियस सिस्टम में यह कहता है कि जो मध्य पृष्ठ वाला पोर्शन है और मध्य अधर तथा दो लेटरल क्यूटेनियस वेन्स निकलती है। ये दो लेटरल क्यूटेनियस वेन्स, ये लेटरल क्यूटेनियस वेन्स और इन लेटरल क्यूटेनियस वेन्स के साथ शाखाओं की संख्या बताता है। एक इसमें मध्य पृष्ठ होती है, एक मध्य वेंट्रल होती है, मिड पोडोर्सल एक मिड वेंट्रल और दो लेटरल जो है सिराएं होती है। अपने अपने भाग से रुधिर को एकत्रित करके लाती है और रुधिर को एकत्रित करके ला करके ये कहाँ डाल देती है, एंटीरियर कार्डिनल साइनस में डाल देती है, जहां से डक्टस क्यूवेराई के माध्यम से सिरा कोटर से फिर चला जाएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वहां से साइनस वेनोसस में, वहां से ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किसका हो गया, वीनस सिस्टम को हो गया। इस प्रकार हमने स्कोलियोडोन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसका कंप्लीट अध्ययन करते आए। अपेक्षा करते हैं यह अध्याय आपके लिए उपयोगी होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक्स। इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगली श्रृंखला में आगे की श्रृंखला को हम कुछ ही दिनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।